सभी भाई बहनों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आज मैं फिर से अपने पेज सुधीर सिंह सच के साथ लाइव हूँ। थोड़े से लोग जुड़ जाएं और ये सुनिश्चित हो जाए कि मेरी आवाज़ ढंग से आ रही है। जो भी भाई जुड़े हैं वो ये सुनिश्चित कर दें कि मेरी आवाज़ साफ आ रही है। दिस वन इज़ द लाइव सेशन ऑफ माय पेज सुधीर सिंह सच के साथ। और नीरज भैया, राजीव भैया ये सुनिश्चित कर दें कि मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। राधे राधे जागीरदार भैया, पूनम बहन नमस्ते, अखिलेश भैया नमस्ते, विमल भैया नमस्ते। एक बार आवाज़ के लिए स्पष्ट कर दें कि क्या मेरी आवाज़ साफ आ रही है। ब्रजेश भैया नमस्कार, धन्यवाद। राजीव भैया धन्यवाद। और आज लाइव आने का मतलब थोड़ा सा ज़रूरी भी है। वो इसलिए ज़रूरी है कि संगठन ने एक बहुत बड़ा कार्य कर डाला है। थोड़ा सा कार्य को छुपाना चाहिए था और चूँकि बहुत आवश्यक था। जब जब भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं तब तक संगठन कुछ ना कुछ, पूरे संगठन के भाई बहनों के हितार्थ कुछ ना कुछ उधेड़ बुन में लगा रहता है। और इसलिए लगा रहता है कि हमारे जो अधिकारों का हनन हुआ है उनकी प्राप्ति कैसे हो या उनका रास्ता कैसे निकले। जी भैया, स्पष्ट हो गया कि मेरी आवाज़ आ रही है। धन्यवाद धन्यवाद। देवेंद्र भैया नमस्कार, प्रमोद भैया नमस्कार। और एक गुजारिश और है कि जो भाई मेरे इस पर जुड़ते हैं और अगर अभी तक फॉलो नहीं किए हैं तो विनम्र निवेदन है भाइयों से कि फॉलो भी कर लें, ताकि कोई भी सूचना अगर पोस्ट के माध्यम से हो तो वो भी आप तक पहुंच जाए। विगत 1 महीने से शायद संगठन में कोई ऐसा अग्रणी नहीं है जो बीमार ना हो, बहुत बुरी तरीके से। हर दूसरे तीसरे दिन हम लोग लाइव जरूर आते हैं, लेकिन ये मान के चलिए कि ये सब दवा के प्रभाव के कारण हो रहा है। आज भी बैठे हैं तो दवा असर कर रही है, तो आप सबके सामने बैठ गए। अति आवश्यक कार्य से आज संगठन के सभी लोगों को कहीं पहुंचना था, जिसमें सुबह मेरी हालत बहुत ख़राब थी रात से, तो बाकी भाई आगे बढ़ गए और मैं रुक गया। क्योंकि किसी व्यक्ति के रुकने, जाने, रहने, और मैं कल जुड़ूंगा सबके साथ। कल जुड़ूंगा शाम तक, सुबह जुड़ जाऊंगा, नहीं तो शाम तक जुड़ जाऊंगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संगठन के कार्य। उन कार्यों को अधूरा बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि हम सब में सबसे हालत ख़राब भैया की ही है। सबसे ज़्यादा यात्रा करते हैं, सबसे ज़्यादा रिस्क कवर करते हैं। पूर्व में जो है काफ़ी कुछ झटका खाए भी। और यहाँ पर बीमारी का आलम ये शायद टाइफाइड है मुझे, जो बार बार ठीक होता है, बार बार सही हो जाता है। और मैं सोचता हूँ चाहे दवाई से खाऊँ, आपके सामने दवा खा के आऊँ, या उसमें कोई वैसा नहीं है, क्योंकि कार्य तो करना ही है। अगर कार्य से चूक गए तो ये हाली बीमारी तो लगी रहती है। और ये जीवन है। इंसान अगर पैदा होता है तो मरता भी है, ये शाश्वत सत्य है। कभी कभी लगता भी है कि अगर ये बीमारी 1 महीने से ठीक नहीं हो गई और अगर ऐसा कुछ हो गया, मौत मंडरा तो रही है मेरे आसपास, तो मुझे इससे कोई भय वह नहीं लगता। अब जो होना है, ईश्वर जो चाहता है वो होके ही रहेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा और आप लोगों से जुड़ाव रख रहा हूँ कि कहीं कोई बात, कहीं कोई चीज़ें छूट न जाए। सबसे अति आवश्यक है इस टाइम संगठन की याचिका को आगे तक प्रोसीड करना। पिछली डेट में जो पिछले हफ्ते लगी थी, उसमें बिना नंबर आए हुए
और उसको बहुत लंबी डेट दे दी गई। ये क्यों और किस लिए? अगर साहब चाहें तो एक दिन में ही मामले को, अरे हमको हरा के भी तो वापस भेज सकते हैं, इतना बड़ा कार्य थोड़ी है। ऐसा कौन है जिसने जो है उत्तर प्रदेश के बीएड टेट 2011-12 को आहत नहीं किया? सरकारों से लेके और न्यायालय और समाज, घर वाले, रिश्तेदार बहुत मजबूत बन गए हैं हम लोग। कम से कम कटाक्ष के बाणों से तो तैरना सीखना आ गया। हो सकता है कोई स्पष्ट मुंह पे ना कह पाता हो, लेकिन पीठ पीछे तो यही सब कहता है कि देखो इतने सालों से लगे हुए हैं। एक दो जगह से सुनाई देता है, एक दो जगह से क्या सैकड़ों जगह से सुनाई देता है। हमारी बहनों पर ही कटाक्ष मारते हैं लोग कि अब बुढ़ापे में नौकरी होगी। और कुछ ऐसे भी हैं कि उनके पति, उनके बच्चे, उनके भाई बहन और उनके माता पिता और उनके सास ससुर पूरी तरीके से आशीर्वाद दिए हुए हैं। उनको क्या आशीर्वाद दिए हैं, हम सबको भी कहते हैं कि बेटा पीछे नहीं आना किसी भी हाल में, क्योंकि ये तुम्हारे मान सम्मान है। और मैं समझता हूँ कि शायद ये वो पुराने लोग हैं जो सिर्फ इज्जत के लिए जीते थे। पैसा एक सेकेंडरी है। मैंने कई बार ये भी कहा है, अगर कोई ये शर्त रख दे कि आप स्कूल के आसपास जीवन में नहीं मंडराएंगे तो मैं तत्काल उस पेपर पर लिखने को तैयार हूँ। मैं क्या लिखने को तैयार हूँ, मैं अपने साथ कम से कम 5 लोगों की गारंटी ले लूँगा कि जो कतई नहीं करेंगे नौकरी। मगर मेरे भाइयों को जो इतने दिन से कोर्ट में लड़ रहे हैं उनको स्वीकार कर लीजिए, और उनको यूं ही स्वीकार न करिए आप, प्रत्येक तरीके की उनको काउंसलिंग करा लीजिए। उनको फार्म ना भरा हो भगा दीजिए, फीस ना भरी हो भगा दीजिए, वो कहीं किसी टेट के एग्ज़ाम में पास ना हुए हैं उनको किनारे कर दीजिए। आरक्षण के नियमों को वो फॉलो ना करते हों उनको बाहर कर दो। वो समानता के अधिकार में नहीं आते उनको बिल्कुल भगा दो। ठीक है कि नहीं? दूसरी चीज़, 162 पर चर्चा करा लो। किसी भी क्लॉज में, और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, आप जो है अपने विधि विभाग की रिपोर्ट आफ्टर द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उसकी रिपोर्ट ले लो। कहीं पर भी उनके लिए ये लिखा हो कि नहीं इनका नहीं हो सकता। प्रदीप भैया नमस्ते। किसी भी जगह पर, किसी भी पैमाने पर, किसी भी स्केल पर बार बार मेरी बातों का दोहराने का सिर्फ ये मतलब है कि बिना कुछ किए सबसे ज़्यादा कठिन सजा पा रहे हैं। लड़ाई महज एक छोटी सी नौकरी की है जिसमें 11-12 साल तो आपके कट ही गए। हमारे सुनील भैया 50+ हैं, मैं 50 वर्ष मानता हूँ। उनकी श्रेणी के कई भाई बहन 50 के होंगे, तो अब उनका सर्विस पीरियड तो 10 ही वर्ष रह गया। पेंशन आपको देनी नहीं है। मेरे ख्याल में जो वो पैसा आप देंगे, जिस रूप में भी देंगे, तो आप ये जान लीजिए कि उससे ज़्यादा आपके पास भंडार में भरा हुआ है। और वो भंडार किसी और का नहीं है, वो भंडार हम सब का है। चूँकि मेरी ये सब बातें कहने का कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूँकि तो सत्ता की सोच है वो व्यापारिक है, तो व्यापारिक सोच के अनुसार भी तो हमसे आप लाभ पाए हैं। टमाटर बढ़ सकता है लेकिन हमें नहीं बढ़ा सकते। जितने भी प्रायोजित कार्यक्रम हैं, भोले भाले भाई बहन नहीं समझ सकते हैं, लेकिन
क्योंकि दुश्मन से लड़ने के लिए उसी टाइप की सोच को आपको विकसित करना होगा। फ़र्क ये है, वो झूठ बोल के लड़ेंगे, मैं सबूतों पे लड़ूंगा, मैं संस्कारों पे लड़ूंगा, क्योंकि और ज़्यादा लड़ने की ताकत हमारे पास नहीं है। सच के सिवा और पूरे उत्तर प्रदेश के भाई बहनों और उनके माँ बाप, मम्मी पापा, बड़े जो भी हैं, और ईश्वर के अलावा हमारे पास कोई वेपन ही नहीं है, कोई हथियार नहीं है। बाकी तो आप झूठे एफिडेविट जाने क्या क्या करके, पता नहीं वो कौन सा गुट्टी खाया था कि उसके घर से उसको उठा लाए फीस वापस करने के लिए। ऐसी कौन सी इमरजेंसी उसके ऊपर आ गई थी? अरे जिसके लिए एफिडेविट लगाए थे कम से कम उसी को बुला लिए हो। तो कहते रहे टमाटर के दाम बढ़ा सकते हो, और बढ़े बढ़े कुछ नहीं थे। एक शहर है, उसमें 5 रास्ते हैं। आप खेल समझिए, एक शहर है जिसमें बाहर से आने के 5 रास्ते। अभी अंदर जो है उसका टमाटर तो वहीं सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अड़ोसी पड़ोसी खा लेंगे उसमें। लेकिन बाहर से आएगा तो पहले ही से बोर्ड लगा देंगे कि कोई भी मालवाहक ट्रक टमाटर का अंदर नहीं आना चाहिए इस शहर के अंदर। रुक गया टमाटर साहब, देश बहुत बड़ा है, यहाँ नहीं तो वहाँ खपत होगी, व्यापारियों को क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। अब जब किसी का ट्रक नहीं आ पाएगा तो चिन्हित करा देंगे कि सिर्फ सफ़ेद वाला ट्रक अंदर आएगा जिसमें कैपिटल N बना होगा, बस वो एंट्री पा जाएगा। अब खपत है अगर 1 टन की और वो ला रहा है 1 क्विंटल, तो आप खुद सोचिए कि वो किस दाम में देगा, और देगा वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को ही, मंडी में जो भी बैठा है। अब सोचने वाली बात है कि कस्टमर तो 200 रुपये का लेगा जिसको खाना है, नहीं खाना है तो भगवान का वचन लेके और टमाटर से दूर रहेगा, हम आप टाइप लोग। अब उस शहर में उन्हीं के बड़े होटल हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, वहाँ पर कैसे अवेलेबल हो रहा? तो वहाँ पर इसलिए अवेलेबल हो रहा कि जो जब दिन भर में सबसे छट जाता है तो लास्ट में जो छटा हुआ होता है वो वहाँ पहुँच जाएगा। एक बड़ा सा टमाटर है, उसका नीचे वाला भाग गला हुआ है, एक चाकू का कट लगाया, नीचे का अलग किया, ऊपर का तो ठीक है, मिक्सर ग्राइंडर में पीस के ग्रेवी बन गई फर्स्ट क्लास। उसका तो काम चल ही रहा है, बड़े आदमी को कोई दिक्कत नहीं है और सबसे सस्ता मिल रहा है। ये जो छोटा सा खेल है, यही बड़े स्तर पर हम लोगों टाइप खेल। पता है कब तक लड़ेंगे ये? बेरोजगार हैं ये, इनके बच्चे हैं, पारिवारिक जिम्मेदारी है, सामाजिक बोझ है इनके ऊपर। ये कितने दिन वकील करेंगे? कहाँ कहाँ दौड़ेंगे ये? और जितनी ऊंची अदालत में जाएंगे इनकी जेबें उतनी खाली होंगी। और ये भी पता है इरिटेट हो जाएंगे, लड़ जाएंगे आपस में, नहीं होंगे तो मैं कुछ ना कुछ सिगुफा छोड़ के जो है कर दूंगा कुछ ना कुछ इंतजाम। पूर्व में किया तो है, सबको छोड़ के बुलाए कि सबसे पहले भाई जो है 12091 वाले लोग मिले। अब लोग बाकी सब चौराहा घेरने लगे। 12091 सोचने लगा कि जो है बस हुआ क्या, वो तो मीठी लॉलीपॉप थी। ऐसे ही क्रम में सबको बुलाया और बुलाते बुलाते 4-5 साल कर लिए। करते रहो धरना आंदोलन, दिक्कत क्या है? संगठन जब से बना है पहली याचिका डाली है, निरंतर अपने कार्य में संलग्न है, बिना हार जीत को के परिणाम को देखते। हमें 100 जीतों की आवश्यकता नहीं है, हमें सिर्फ 1 जीत की आवश्यकता। इसीलिए हम हार से डरने वाले लोग नहीं। इसी बीएड के मंच पर कुछ भाई ऐसे हैं कि मैं क्या बताऊं। शशांक भैया नमस्ते।
जो एक समय था जो वो बहुत कर्मठ थे, उनकी टीम बहुत अच्छी थी। टीम के चलन और चरित्र भले ही अच्छे ना हों, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने फाइट तो की है। जितने भी बीएड वाले लोग हैं उनके कर्मों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया, बाकी लड़ाई तो सबने ही लड़ी है। कोई लालच में फंस गया, कोई कुछ में, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल कि वो कहीं फाइटर नहीं थे। वो हमसे पहले फाइटर थे, हमसे ज़्यादा उन्होंने जलालत झेली। हम तो मुर्दा को उठाए घूम रहे हैं, हमें तो पता है हमारे पास खोने को कुछ नहीं, लेकिन उनके पास पाने को जहान था। थोड़ी सी नीतियाँ और आपस में सामंजस्य न बिठाने के कारण काफ़ी पास आते हुए भी वो दूर हो गए बेचारे। उसमें से कुछ भाई को आपत्ति, मैं दूसरे की बात नहीं करता हूँ, शायद मुझसे है। भैया मैं अपने पर्सनल पेज पर बोलता हूँ, अपनी पर्सनल आईडी पर कुछ लिखता हूँ। आपको अगर मुझसे कोई एलर्जी है या मैं आपको कोई कटाक्ष करता हूँ तो आप मुझे ब्लॉक कर सकते हैं, आपके पास अधिकार तो है। लेकिन आप कोई ऐसी ओछी बात ना करिए जिससे मुझे आप ही की पोस्ट पर आके जवाब देना पड़े, क्योंकि मैं आपको भाई समझता हूँ, इसलिए उचित नहीं समझता। दूसरे नंबर की चीज़ है, आपका संगठन के लिए योगदान क्या है, आप खुद ही पूछिए अपने से। खुद ही पूछिए आप कि जब से संगठन बना है आपने इसमें क्या योगदान किया, क्या आपने 1 सेकंड का भी समय दिया। और ज़रा हमें ये बताइए कि आप किस याचिका से नहीं जुड़े हैं। क्या आपने 1 रुपये भी दिया? क्या आप जब मुसीबत में थे, आपके परिवार में कोई मुसीबत में था, क्या संगठन ने, क्या अग्रणी लोगों ने संगठन के पैसे से तो नहीं लेकिन अपनी जेबों से आपको दिया कि नहीं? और ये बात आज तक कभी इस हाथ से उस हाथ को खबर नहीं हुई। सिर्फ जिस व्यक्ति को आपने फ़ोन किया उसी ने आपको कलेक्ट करके मदद दे दी। अब पूरे संगठन से मदद क्यों नहीं पहुंची, उसका एक कारण है, आपका योगदान शून्य था। आप हम सबको बड़ा भाई मानते थे, बड़े भाई ने अपनी यथानुसार आपको मदद कर दी। लेकिन ये तरीका नहीं है छोटे भाई कि आप पोस्ट लिखो कि मैं लिखना तो नहीं चाहता था, ये गलत चीज़ है। उससे उचित है जैसे दुनिया सामने आती है आप सामने से पूछो। मुझे सामने से खड़े होकर पूछने में कोई दिक्कत नहीं। इलाहाबाद में सैकड़ों की भीड़ में एक भैया ने हमारे जिलाध्यक्ष और वहाँ पर जो अग्रणी हैं उन पर उंगली उठा दी कि इनको मैंने पैसे दिए थे और मुझे नहीं जोड़ा गया। और आप ये जान लीजिए, मैंने तत्काल सुनील भैया से निवेदन करके कहा, अब आप 2 मिनट, भैया बोल रहे थे, सबको संबोधित कर रहे थे, शाम का वक्त था, मैंने उनको स्टॉप कराया, भैया 1 मिनट रुक जाइए। यदि कोई भी व्यक्ति संगठन में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, तो उसका विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। अगर वो विश्वास नहीं रखता है तो उसके तत्काल पैसे वापस करके उसको ससम्मान, बिना किसी, हम किसी को पकड़ने क्यों जाएं भैया। हम तो कसमबद्ध इसलिए हैं कि यदि हमने आगे बढ़ गए और कोई साथ नहीं आया तो भी हम लगाएंगे। इसका भी सबूत बहुत जल्दी मिलेगा आपको। ऐसा नहीं है कि कहते हैं तो सिर्फ जो है कहते ही हैं। इस संडे से पहले इसका सबूत आ जाएगा आपके पास। जहां ज़रूरत नहीं होगी आपका 5 पैसे नहीं लगाएंगे भैया। बाकी मुझे पता है इस संगठन में सैकड़ों लोग ऐसे हैं, उनके परिवार ऐसे हैं कि सिर्फ फिगर बोलने की देर है। वो ये नहीं सोचेंगे कि सबसे तो लिया नहीं जा रहा,
वो वैसे ही, लेकिन उद्देश्य ये है ही नहीं। और आप अब तक नहीं समझ पाए तो आप बिल्कुल खुली छूट है, आप लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लिखेंगे तो फिर आप जवाब सुनने के लिए भी तैयार होइए, क्योंकि उंगली उठाना अलग बात है, मजाक का मूड अलग बात है, और संगठन की लड़ाई एक अलग बात है। मैं इतना स्पष्ट कभी कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे आज मजबूरन कहना पड़ा। मैं फिर भी नाम नहीं लूँगा, क्योंकि मैं अपना भाई समझता हूँ। उम्मीद है आप छोटे हैं, समझ गए होंगे। मैं जो कुछ भी बनाता हूँ वो अपने पर्सनल उस पर बनाता हूँ। संगठन के जो ग्रुप है या कोई और अन्य ग्रुप है या आपको लेके मैंने अगर भूले से कभी टैग किया होगा तो मेरे संगठन के भाई बहनों को शायद कभी किया हो, फिलहाल मुझे याद नहीं है। वैसे मैं कभी किसी को टैग ही नहीं करता। किसी को क्या आपत्ति आ जाए मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ये भी बिल्कुल सुनिश्चित है कि हमको किसी भी पैमाने पर नहीं सुना जा रहा। सबसे ज़्यादा अति आवश्यक है कि जो पैसे पाने के लिए आदेश हुआ है उस आदेश की सत्यता को प्रमाणित करवाना, गुहार लगाना हम सबका काम है, न्याय देना जज साहब का काम। यदि उसकी सत्यता, उसकी प्रमाणिकता गलत पाई गई तो उन्होंने जो 2018 का कुचक्र रचा है वो चक्रव्यूह एक बार में ही टूटेगा। और जैसे ही वो चक्रव्यूह टूटेगा वैसे ही ये जो लोग सुप्रीम कोर्ट में याचिका में थे और आपने एफिडेविट लगाया था, इस मामले की छानबीन आधिकारिक स्तर पर, सरकारी स्तर पर कोर्ट बना सकती है। बिल्कुल बना सकती है, कई मामलों में हुआ, राइट है उसको कि ये झूठ झाट कहाँ से पकड़ लाए। और खुशी की बात यह है कि उसमें कोर्ट के चुनिंदा लोगों की भूमिका होती है, सरकार के एक दो लोग शामिल होते हैं, और जिसने आपत्ति जताई है उसका भी एक मेंबर होता है। और यहीं से इतना कार्य अगर ईश्वर करवा दे तो कठिन, इसमें क्या कठिन है बताओ। झूठ तुम बोले, जिस पर लिबर्टी मिली राज्य सरकार को, तुमने कमेटी के लिए कहा, कमेटी कितनी खूबसूरत बनाई कि 2018 में गुपचुप तरीके से फीस वापसी का हुआ, इसलिए कमेटी बनाई जाती है महाराज। कोर्ट ने क्या लिखा था ये बताओ। कोर्ट ने लिखा था कमेटी बना दो। कोर्ट ने लिखा कि सरकार को लिबर्टी दी जाती है, यदि वो चाहे तो नया विज्ञापन लेके इनको एक मौका दिया जा सकता है। कोर्ट ने ये कहा। और उसके पहले पैरा में ये भी कहा कि बेसिक शिक्षा के पैमाने पर ये बिल्कुल खरी उतरती है भर्ती, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी मूल विज्ञप्ति सही थी। सहायक अध्यापक पद के लिए वो भर्ती निकली थी, उसकी मूल विज्ञप्ति बहुत सही थी, इसलिए वो कैंसिल नहीं हो पाया। कैंसिल तो पहले वाला विज्ञापन भी नहीं करवा पाए, जबकि वो टेट मेरिट पर था। लेकिन एनसीटी ने जो है कोर्ट में खड़े होकर उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ, टेट के मार्क्स को आधार बना के भर्ती की जा सकती है। कोर्ट ने कहा ठीक है, लड़कों को नौकरी मिले, इससे क्या बुरी बात। उसी टाइम, उसी दौर में दीपक मिश्रा जी थे।
दीपक मिश्रा जी ने अधिकारियों और दुनिया और दलीलों को पूछ के 90-105 नहीं कराया था। आरक्षण में और 10 या 12 नंबर का वेटेज दिया गया था, वो यूं ही नहीं कराया गया था। वो इन सबके जवाब के आधार पर वो जानते थे कि 90-105 लोग हो जाने पर ये विवाद स्वतः खत्म हो जाएगा, पात्र अपने आप अंदर आ जाएंगे, ये उनको पता था। वो ऐसे मंच पर बैठे हैं कि भारत की सारे मुकदमे बड़े उन्हीं के पास आते हैं, सॉरी उसी कोर्ट में आते हैं, अनुभव होता है। बाइक में दोनों ब्रेक नहीं हैं, पहिए ठीक हैं नहीं, हाथ छोड़ के आप चला रहे हो, कसम आप ये खा रहे हो कि हम पैर से टेक लगाएंगे नहीं, तो ये तो हर देखने वाला ये लाएगा कि अभी ये कहीं ना कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम इनका होगा। ये देखने वाले को तो पता रहेगा, लेकिन चलाने वाला कभी कभी जिद्दी होता है, वो मानता नहीं, अरे कहा हम तो रोज़ प्रैक्टिस करते हैं सर, हम कलाकार हैं। तो ये सब जो करतूत कर रहे थे, सफ़ेदा, सीट बदलना, नंबरों का बढ़ना, ये सब वो देख लिए थे, सारी करतूत देख लिए थे। और टेलर का सुप्रीम कोर्ट से पहुंचने से पहले टेलर का जो मजमून था फिल्म का, वो चंचूड़ जी ने यहीं से सेटअप करके भेजा था कि बेटा तुम चाहे जितना उछलो, वहाँ पर तुम्हारे सब कपड़े उतरेंगे, तुम देखो, बोलो झूठ। वो झूठ को यहीं फिल्टर कर दिया गया। थोड़ा बहुत वहाँ पर खुराफात की गई, लेकिन हुआ अंतोगत्वा कुछ नहीं, भर्ती हो के गई। और आगे की भर्ती के लिए प्रोसीड बोला है भैया, लिबर्टी दी है। दुनिया की किसी किताब में लिखा हो कि मैं आपको लिबर्टी दे रहा हूँ, आपको फांसी पे चढ़ाऊंगा, बताओ भैया, कहीं किसी किताब में लिखा हो विदेश की? अगर कहीं कटिंग फटिंग मिल जाए, किसी पागल ने भी कहीं लिखा हो तो वह हमें दे जाना कि देखो एक श्री तो लिख ही दिया था, अब तो भैया बात मानो। मैं उसी दिन से ये सब बोलना बालना और यहाँ सब छोड़ दूँगा लड़ाई। कोई लिबर्टी का मतलब ये कह दे। फ़र्क ये है कि हमको किसी प्रभाव में नहीं, सबूतों के आधार पर सुनिए, उनको देखिए, उनको पढ़िए, और सिर्फ एक बार ये सोचने की कोशिश करिए कि ये जो वर्ग विशेष है, संविधान में हमारे लिए सामान्य शब्द नहीं लिखा हुआ, किसी भी अध्यापक के लिए, तो ये विशेष वर्ग है। इस विशेष वर्ग का इतना हनन क्यों? इस बात को तो कम से कम कंसीडर किया ही जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? आगामी दिनों में ईश्वर चाहेगा तो हमारे लिए फिर से रास्ता खुलने के रास्ते तो बहुत हैं, लेकिन जिन लोगों ने रास्तों को बंद किया है वो तो बार बार यही प्रयास करेंगे। मैं तो यही चाहता हूँ सत्ता को भी दर्द झलके हम सबका, और सबसे बड़ी बात है कि माननीय न्यायालय भी हमारे बारे में सोचे, विचार करे और चीज़ों को देख के तब निर्णय करे। हम ऐसा निर्णय भी नहीं चाहते हैं कि जो है आंख बंद करके हमारे लिए किया। और अगर इतने कठिन रास्तों से चल के संगठन को आज यहाँ तक ईश्वर ने पहुँचाया है, तो निश्चित उसके भाग्य में भी कुछ न कुछ लिखा होगा। हो सकता है हम लोगों के कर्मों में और थोड़ा सा चक्कर लगाने का लिखा हो, तो वो भी लगाएंगे, क्या करेंगे, मजबूरी ये है कि अब कोई भाग भी नहीं सकता। हजारों हजार, लाखों लाख क्या, करोड़ों रुपए
न्यायालय की देहरी पर संगठन खर्च कर चुका है। किसका? संगठन के छोटे से लेकर जो बेचारे मेहनत करते हैं, जो अपनी जीविका चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिनकी बातें सुन के खुद भी रोना आता, उनसे लेकर उनका पारिवारिक जिसका बैकग्राउंड है, वो बेचारा वो अपने बेटी को, अपनी बहू को, अपने बेटे को वो पैसे दे के कह रहा है कि नहीं 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 बिल्कुल संगठन में लगे रहो। उन सब की अमूल्य निधि को कम से कम यही समझिए आप कि बेरोजगार कितना परेशान होता होगा, कहाँ कहाँ से वो कलेक्शन करता होगा, कैसे कैसे वो जुटाता होगा, कैसे इकट्ठा करता होगा, कैसे किसी दूसरे वकील को सौंपता होगा। वकील साहब भी बेचारे अपना कार्य कर तो रहे ही हैं। कोर्ट की कार्यवाहियों में कितना पैसा लगता है, डेट नहीं आती, कितना गुस्सा आता होगा कि 2-2, 300 किलोमीटर से तीनों चारों दिशाओं से 2-2, 1-1 लोग भाग के चले जाते हैं। सैकड़ों भाई बहन स्वर्ग से धार गए बेचारे, उनका परिवार संकट में आ गया। ये पीड़ा नहीं पता है इतने उच्च शिक्षित वृहद लोगों को। क्या उनको ये नहीं दिखाई देता है कि आखिर ये लड़ रहे हैं तो इनका एक बार में ही फैसला कर दो और पैमाने पर फैसला कर दो। पावर से क्यों डरा रहा है? वजह तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अगर आपके पास वो चेयर है, वो पावर है, आपकी कलम में वो ताकत ईश्वर ने दी है और भारत के संविधान ने दी है, तो फिर ये हमारा हनन क्यों? मेरा सवाल इस देश के, इस प्रदेश के युवा का यही सवाल है, हम सब की यही तो जिद है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों कर रहे हो भैया? 2011 में आपने बीएड पहली बार कराया, सहर्ष स्वीकार किया प्रत्येक बीएड में, रिस्ट्रिक्शन आपने लगाया, जबकि आप अपने पैमाने पर देखिए तो जो आपने परीक्षा कराई वो आईएएस से कठिन परीक्षा है। आईएएस देश की सर्वोच्च सेवा है, तो वहाँ पर प्री, मेन और इंटरव्यू चलेगा, क्योंकि वो देश की सर्वोच्च सेवा है। अध्यापक को कक्षा 5 तक के बच्चों को पढ़ाना है प्राइमरी में, उसमें तो स्किल आनी चाहिए और बच्चों की साइकोलॉजी से को हैंडल करना आना चाहिए और विषय पर आपकी पकड़ हो, जिस भी विषय के हैं, इतनी तो चाहिए क्वालिफिकेशन। ग्रेजुएशन किए, बीएड किए, आपने टेट लगाया और सनद रहे, टेट 60% पे पास था। दुनिया का कोई फिल्टर एग्ज़ाम ऐसा बता दो कि 60% पर आप पास करवा रहे थे, उसको भी भाइयों ने क्वालिफाई किया, बहनों ने। उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने परीक्षा दे के और उसमें भी 2,10,000 लोग पास कर गए थे, छोटे मोटे पास नहीं किए थे। दो 2,10,000 में 66,000 को आपने दे दिया, 1/3 2015 तक की फिगर। इसी कालखंड में कम से कम 10 से 12% लोग अन्य सेवाओं में चले गए, उच्च सेवाओं में चले गए, और पैरेलल 1-2 साल बाद भर्ती पूरी हुई। कोर्ट के बिहाफ पर अभी आधी अधूरी फंसी हुई है जूनियर की। इसी के साथी तो उसमें चले गए 15-20 हज़ार, कुछ छोड़ के इसमें से 5,000 लोग दाएं से बाएं हो गए हों। फिर भी पद बच गए 6,500। अरे भैया क्या मुश्किल है, हमारी गिनती कर लो आप। रिक्त पदों से अगर एक पद भी बाहर हो जाए तो हमारा सर कलम करके हमें बाहर कर दिया जाए, संख्या तो उसके अंदर ही रहेगी ना। वहाँ तो मौका मिल सकता है।
कहीं पर कोई रास्ते को आप जो है हमारा वो भी आप ब्लॉक किए हो, वहीं पर हमें अपना राइट दे दो। क्या वहाँ हमारा राइट नहीं बन रहा? क्या हमने वहाँ फॉर्म नहीं भरा? क्या हमने वो टेट नहीं दिया? और उस टेट के बाद पूरे समय मामला आपका कोर्ट में लटका रहा है। इसके बाद हमें दूसरी भर्ती में मौका ही कहाँ दिया? जो मौका देना चाहिए था विज्ञापन जारी करके या 6600 पदों को वो कहाँ निकाला? वो तो आपने एक कोल कल्पित कमेटी बनवा के जिसका जवाब भी हमें नहीं दिया गया। हमने धरना दिया, हमारे लिए मीटिंग की और उस मीटिंग में भी ये कहा गया कि जो है उस कमेटी का कोई हल ही नहीं निकला। तो किस बात का जवाब भाई? और उच्च स्तरीय मीटिंग थी। और हम क्या कहीं पहुंचेंगे? हमें बुलाया गया था। अब किसी पैमाने पर तो हमारे साथ न्याय कर दीजिए भाई। कोई तो क्राइटेरिया होगा हमारे न्याय का। दूसरा, उन भाई बहनों से कुछ इसमें जो है ज़्यादा पढ़ लिख गए, सिलेक्ट हो गए, कुछ कंप्यूटर या जो है मोबाइल में एक्सपर्ट भी हैं, तो वो एडिट करना, कुछ काट पीट के उसको जोड़ जाड़ देना, इस सब में एक्सपर्ट हैं। तो वो किसी भी पुराने लेटर को उठाते हैं और उस लेटर पे ऊपर नीचे वाले को हटा के और कुछ उस पर फेर बदल करके और वो चुपके से फेसबुक पे डाल देते हैं। उसका परिणाम क्या होता है? उससे हल तो कुछ नहीं निकलना, क्योंकि वो फेक है, गलत है। लेकिन वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये अगर हमने डाल दिया तो इन लोगों को, इन्हीं के भाई बहन परेशान बहुत कर लेंगे। भैया ये क्या है, ये कौन सी मीटिंग है, पॉइंट नंबर 5 देख लो। जानते हैं ना वो पीछा, वो कुल मिला के एक गलत मजमून फेंकने पर 3 से 4 लोग 2 से 3 दिन के लिए डिस्टर्ब हो जाते। आप बड़ी उम्मीदों से फ़ोन लगाते हैं, बड़ी उम्मीदों से मैसेज करते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं जानते। ये भी हो सकता है कि कोई हमारा परम प्रिय भाई 20 बार फ़ोन किया होगा और 20वां बार मैं उठा नहीं पाया। ये भी हो सकता। ये मेरी गलती है, ये आपके भाई की गलती है, मैं क्षमा भी मांग रहा हूँ। लेकिन आप कभी कभी समय को भी समझिए। मैंने बोला, सबसे पहले तो सब जितने भी लोग हैं उनमें फ़ोन के प्रति सबसे बड़ा लापरवाह व्यक्ति मैं हूँ। मेरा फ़ोन कब कहाँ छूट जाएगा ये कोई नहीं जानता। अगर मेरा फ़ोन भाइयों घर पर छूट गया और मैंने अपने गेट से बाहर कदम उठा दिए तो ये जान लीजिए मैं जब वापस आऊँगा 1 घंटे 2 घंटे अगले दिन, फ़ोन मैं तभी उठाऊँगा। मेरी आदत ही नहीं है कि मैं पीछे जाके फ़ोन उठा के और पागलों की तरह भागता हूँ। ये बीमारी मैंने नहीं पाली अभी। मेरा फ़ोन विद्यालय में छूट जाएगा, अगले दिन संडे होगा तो कोई ज़रूरी बात होगी या बार बार बजेगा तो वहाँ का चपरासी घर पे आके दे जाएगा। लेकिन मैं पागलों की तरह रात में जाके उसका ताला खुलवा के अपना फ़ोन, ये भी वजह हो सकती। कई लोग कहते हैं अरे भैया क्या बात कर रहे, फ़ोन भी बज रहा था, ऊपर से आप जो है जवाब भी दे रहे थे। अरे भैया, तो क्या दूसरे फ़ोन से आप अपनी फेसबुक आईडी खोल के नहीं चला सकते हो? मैं समझता हूँ फ़ोन के मामले में सब चलाने या उसकी कलाकारी में सबसे कमज़ोर व्यक्ति मैं ही हूँ। इस बात को आप समझिए। 2 फोटो नहीं है मेरे पास। मुझे पोस्ट लिखने के लिए अखिलेश से, प्रज्ञा से,
बहन जी से, सुनील भैया से, विजय से, संरक्षक जी से फ़ोटो मांगनी पड़ती है। इक्का दुक्का छोड़ के आप लोग खुद याद कर लो कोई आंदोलन, कोई धरना कि मैं अपने फ़ोन से मैं सेल्फी खींच रहा हूँ। याद करो आप, शायद एक आध कोई किसी को याद आ जाए। दुर्वासा मुनि अपवाद हैं भैया, देखो वो हमारा फ़ोन यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं, वो खींचे होंगे, वो अपवाद है। तो आप बिल्कुल बुरा ना माने कि फ़ोन नहीं उठता है, मैं दूसरे उससे ऑपरेट कर लेता हूँ। तीसरी बात यह है कि आप फ़ोन कर रहे हैं और मैं फ़ोन पर डॉक्टर साहब से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं आ जाओ 10 मिनट के अंदर। नहीं भैया, क्लिनिक बंद हो जाएगा। अब आप सोचो कि गाड़ी चला के डॉक्टर साहब कोई घर के बगल में तो नहीं रहते, 5-6 किलोमीटर हैं वो भी, और अगर 15 मिनट उनका क्लिनिक खुला है तो मुझे सोच लो 5-6 किलोमीटर के लिए कोई भी वाहन ले जाऊं, कार ले जाऊं, साइकिल से जाऊं, पैदल भाग के ही जाना पड़ेगा। और आप बिल्कुल जिद पर उतर जाते हो। भैया आप एक छोटा सा मैसेज डाल, हम चाहे 4 दिन बाद आपको जवाब लिख के दें, चाहे बोल के दे दें। आप ये ना समझिए कि मैं देना नहीं चाहता। परसों नरसों एक मेरा भाई बड़ा क्रिटिसाइज़ करके जो है परेशान हो गया और वो हमको काफ़ी कुछ सुना दिया। छोटा है मुझसे, उसका अधिकार है, वो लिख दिया कि भैया आप सिर्फ जो है इन लोगों के जवाब देते हैं, मेरा तो कभी जवाब ही नहीं देते। हमने कहा ले भाई, सबसे पहले तू ही ले जवाब। जो तुम पूरा लिखे हो ये थोड़ा पढ़ लेते यार। इलाहाबाद का लेटर है और प्रयागराज होना चाहिए, इतनी तो अकल तुम में भी हमसे ज़्यादा है। इतने के लिए तुम इतने बड़े बड़े बाण चला दिए अपने भाई पर। तो ऐसी सब चीज़ों पर बिल्कुल कई लोग ये भी लिखते हैं कि जवाब तो दे नहीं रहे हो आप, और कहते हो संगठन एक परिवार की तरह है। इस संगठन का अगर एक भाई, एक बहन, 10 सेकंड भी बात करे आपसे, मात्र 10 सेकंड हेलो करके फ़ोन रख दी, तो आप सबके 10 सेकंड जोड़ लीजिए, आप कितने दिन बाद उठ पाएंगे, ये भी तो आप समझो। कभी कभी खाना सामने रखा रहता है, बात चलती रहती है, गुस्से में खाना 1 घंटे तक रखा रहता है, खाना उठ के चला भी जाता है, मुझे पता नहीं चलता। बाद में पता चलता है कि सब लोग सो गए। सज़ा ये है कि उठा के ले लो, अगर लेना है तो, नहीं तो लेट जाओ। तो आप इसको बिल्कुल बुरा ना माने कि हम फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, मैसेज भरपूर कोशिश करते हैं। इसीलिए ये संवाद का सबसे अच्छा है कि इसमें जो है दीपक भैया लिख रहे हैं नमस्ते भैया, प्रणाम भैया, और ब्रजेश भैया लिख रहे हैं। ब्रजेश भैया एक छोटी सी है, कोई भी व्यक्ति किसी भी मंच पर मुझे सर ना लिखे, SIR जो आप लिख देते, ये मेरे लिए सबसे कष्टकारक जो है वर्ड है। ये एक परिवार है, सर जो होते होंगे, मगर ये तय है कि हिंदुस्तानी भाषा में जो आपका सर है वो कभी झुकेगा नहीं। जीत हार तो एक अलग की बात है, वही सर में है। अरे सराफत भैया डांटो नहीं भाई किसी को। जल्द ही एक पावन त्यौहार रक्षाबंधन का 31 तारीख को मनाया जा रहा है। सभी बहनों को और सभी भाइयों को अपने परिवार में जिसको आप मानते हैं उल्लास के साथ पर्व मनाइए, और बहुत खुशी खुशी, क्योंकि ये हमारी जो है विरासत है जिसको हम अपने बच्चों को सिखाएंगे और ये बहुत आगे तक जाएगी। इसी पर्व के बहाने एक दूसरे की मिठास जिंदा रहती है, रिश्तों की मिठास बरकरार रहती है। और ईश्वर से, जिस धर्म जाति के आप हैं उसके इष्ट से आप यही करिए कि प्रार्थना करिए कि रक्षाबंधन का जो
पर्व है वो आप डबल उल्लास के साथ मनाएंगे। हम सब की ये कोशिश रहेगी कि सबको कुछ ना कुछ गिफ्ट मिल जाए, ऐसा कोई संदेश आपको मिल जाए उपहार स्वरूप जिसके लिए बहुत कान तरस रहे हैं। बस सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना है, हम सबके कर्म हैं। ईश्वर जिस दिन सुनेगा 1 सेकंड भी नहीं लगेगा और आप हारी हुई पूरी बाजी को जीत जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ मेरा व्यक्तिगत जो है विचार है, मेरा जो है विश्वास है कि एक दिन हमारे साथ होगा यही। उस झटके में होगा कि आपको हवा भी नहीं लगेगी कि यह क्या हो गया। एक झटके में होगा। हमारा निर्णय सिर्फ तलवार की नोक के ऊपर टिका हुआ है और जिस दिन होना होगा, ईश्वर जिस दिन चाह लेंगे उस दिन कोई माइकलाल हिंदुस्तान में रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन भी होगा हमारे हक में मुहर के साथ होगा सुप्रीम कोर्ट के। अत्यधिक समय होने के कारण अब मुझे लगता है लाइव लंबा हो गया। जल्दी फिर आप सबके बीच में होंगे और मैं तो ये प्रार्थना करता हूँ कि हमारी बहनें आशीर्वाद दें, हमारे भाई स्नेह बनाए रखें कि जल्द ही लाइव आएँ अगली बार तो कुछ अच्छी सूचना के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।